तभी कहते हैं ना कि चीज रिलायबल कब होती है, जब वो ड्यूरेबल कि कंसिस्टेंट हो उसकी चीजें, ठीक है। इसका मतलब है ये इसका रिलायबिलिटी का इशू आ रहा है। तो रिलायबिलिटी के इशू के लिए आप क्या करते हो, अब फॉर एग्जांपल यहाँ रिलायबिलिटी का इशू आया तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए फैक्टर लोडिंग, जिसे आप वैलिडिटी कहते हैं। वैलिडिटी के अंदर होता है फैक्टर रिडक्शन। कोई फैक्टर रिडक्शन या फैक्टर लोडिंग क्या होती है, लोडिंग किसे कहते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन कंस्ट्रक्ट एंड क्वेश्चन, यानी द रिलेशनशिप बिटवीन कंस्ट्रक्ट एंड आइटम। कि एक वेरिएबल है, जैसे फॉर एग्जांपल ओसी एक वेरिएबल है और क्या रेजिस्टेंस कमिटमेंट, तो इसके कितने क्वेश्चंस हैं, OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 और OC6। ठीक है। अब इसका मतलब मैंने एरो के इसके निशान क्वेश्चंस की तरफ क्यों लगाए, अब ये भी मुझसे पूछा किसी ने, मैं इसको यूं क्यों नहीं लगा रहा, ये यूं क्यों नहीं लगा रहा यहाँ, ये किसी ने नहीं पूछा मेरे से अभी तक। हाँ जी, उल्टे लगा रहा हूँ सर, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट है ना सर, वो इन सब क्वेश्चन से मिलके बन रही है, वो इन क्वेश्चन से मिलके बन रही है। कोई एक क्वेश्चन इसको रिप्रेजेंट नहीं करता, सब मिलेंगे तो ये पूरा कंस्ट्रक्ट बनेगा। इसका मतलब है ओसी इन सब क्वेश्चन की बेस पे बना। यस सर। हमने 6 क्वेश्चंस पूछे तो इसका मतलब ये ओसी बना ना, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। अगर मैं यहाँ करता ओसी है मेरे पास, ठीक है, 2 3 1 2 3, अब मैंने क्या किया, हेड एरो का मेरा किधर है, ओसी की तरफ है। मैंने यहाँ लिखा इसकी एक डायमेंशन है इफेक्टिव कमिटमेंट, इफेक्टिव, नॉर्मेटिव और कंटीन्यूअस। इसके पीछे क्वेश्चंस है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कुछ समझ में आ रहा नहीं? इसका मतलब है ओसी जो है वो डिपेंड कर रही है 3 डायमेंशंस के ऊपर। इन 3 डायमेंशन में से तीनों की तीनों डायमेंशन कंट्रीब्यूट कर रही है ओसी के ऊपर। अगर मैं आइटम्स का रुख वेरिएबल की तरफ, हेड जो है वेरिएबल की तरफ रख दूंगा तो ये फॉर्मेटिव बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेटिव। इसका मतलब ये इसे फॉर्म कर रहे हैं, हर एक का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, हर एक का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। अब तीनों डायमेंशन में से कौन सी डायमेंशन इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट करी, उधर। यहां मैंने आइटम्स के ऊपर, इसका मतलब ये डिपेंडेंट है। यहां होगी लोडिंग, इसको कहेंगे लोडिंग, इसको कहेंगे वेट। इधर वेट बन जाएगा, इधर लोडिंग बन जाएगी। फॉर्मेटिव में क्या बन जाएगा, वेट। और जब हम यानी रिफ्लेक्टिव, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव। ये चीज क्या है, ये जो एरो किधर जा रहा है, आउटसाइड, यानी आउटसाइड जा रहा है, आइटम्स की तरफ जा रहा है, इसको रिफ्लेक्टिव कहेंगे। और अगर एरो का हेड कंस्ट्रक्ट की तरफ हो तो इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव। इसके लिए लोडिंग नहीं होती, इसके लिए होता है वेट। ये कितना वेट इसके ऊपर है। इसमें होगी, जब हमने आइटम वाइज देखना है तो ये होगी लोडिंग। लोडिंग किसे कहते हैं, द कोरिलेशन बिटवीन कंस्ट्रक्ट एंड आइटम दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0.5, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0.5। अगर 0.5 से नीचे होगा तो वो आइटम या वो क्वेश्चन डिलीट करेंगे। इसीलिए कहा जाता है डायमेंशन रिडक्शन। कि हमारे पास क्वेश्चन एयर में 38 क्वेश्चन है, यार 38 क्वेश्चन की कौन पूछेगा, इसे कम ना किया जाए, तो उसके लिए फिर हम वैलिडिटी का टेस्ट रन करते हैं कि किसी तरीके से हमने क्वेश्चंस को रिड्यूस करना है, तो उसके लिए भी एक लॉजिक होनी चाहिए ना। तो लॉजिक होती है डायमेंशन रिडक्शन। तो डायमेंशन रिडक्शन के लिए हम टेस्ट रन करेंगे। क्योंकि डायमेंशन रिडक्शन का टेस्ट इसलिए रन करूंगा क्योंकि हमारी क्रोम बैच अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 5 से कम आ रही है, 0.4476 से कम आ रही है। तो इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम इसके आइटम्स के अंदर है। तो जब मैं आइटम्स में, अब मुझे आइटम्स चेक करने हैं, तो आइटम चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने CFA रन करना है। क्या चीज करनी है, CFA, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द लोडिंग, फैक्टर लोडिंग। फैक्टर लोडिंग के लिए मैं सिंपल सा टेस्ट है, एनालाइज में गए, डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर, एनालाइज, डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर, क्लिक किया मैंने,
इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ किसको डाला, ओसी वास्ते आपने आइटम्स डालने ना किसके, ओसी के सॉरी सीजीए डिस्टर्ब था, तो सीजीए को मैंने यहाँ ड्रैग किया, उसके आइटम्स को सिंपल कंप्यूटर वेरिएबल यहाँ आइटम्स डालोगे, यहाँ मैंने सीजीए के 4 आइटम्स को एक्सट्रैक्ट किया और सिंपल सिर्फ ओके का बटन दबाऊंगा, ओके का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास कंपोनेंट मैट्रिक्स बनेगा। क्या बनेगा, कंपोनेंट मैट्रिक्स का पहला जो कॉलम होगा उसको देखोगे, इसमें कोई वैल्यू 0.5 से नीचे है, 0.45 कंपोनेंट मैट्रिक्स के अंदर पहला कॉलम देखें, उसमें एक वैल्यू जो CGA2 है वो नेगेटिव में है, नेगेटिव 0.72 एब्नॉर्मल वैल्यू। मैंने क्या कहा था, लोडिंग मस्ट बी ग्रेटर देन 0.5, तो बाकी सारी वैल्यूज ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू डिस्टर्ब है, ऐसे वो कौन सी है, CGA2। तो समझिए मैं CGA2 को यहाँ से डाटा फाइल से उड़ा दूंगा, मैं CGA2 को डाटा फाइल से उड़ा देता हूँ, क्लियर कर देना आप। नहीं कर, मैं तो वैसे कर रहा हूँ, मैं आके ना करे तो हम इंक्लूड करें, यहाँ से उड़ा दो, वैसे उड़ा दो, बेहतर उड़ाएं, CGA2 को उड़ा दो, यानी ये क्वेश्चन हमें इंक्लूड ही नहीं करना, कट, हमारे पास CGA2 है ही नहीं, क्योंकि इसका हमें रिक्वायरिंग, इसका नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, ये डाटा को डिस्टर्ब कर रहा है, हम 3% से हमारा काम चल रहा है। तो हमने CGA को दोबारा एनालाइज किया, फिर से चेक करेंगे, फिर इसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं, रिलायबिलिटी, अब CGA हमारे पास कितने आइटम्स रह गए, इसको वापस ले दें, ड्रैग करके दोबारा वापस ड्रैग करेंगे। अब हमारे पास 2 नहीं है इसके अंदर, तो मैंने ओके का बटन दबाया, तो अब कितनी है रिलायबिलिटी, बढ़ गई, पहले कितनी थी, ऊपर देखें, उड़ा दी मैंने, पहले थी 0.4 समथिंग, तो अब क्या होगी, विद इन द रेंज आ गई। इसका मतलब क्या था, नेगेटिव वैल्यू को जैसे मैंने उस क्वेश्चन को उड़ाया, तो मैंने जब 3% क्वेश्चन में इंक्लूड किए, तो मेरा ऑलमोस्ट काम चलता है, तो मैं 3% भी पूछूं, ठीक हो गया। अब देखिए फैक्टर लोडिंग, इसकी आगे फैक्टर लोडिंग की तरफ वो भी बढ़ गई, किसी की 0.6, 0.7, 0.8 आ गई, तीनों आइटम, ठीक है, ये क्लियर हो गई चीजें। अच्छा एक और भी कर लेते हैं, आखिर हम एनालाइज कर लेते हैं, TI की पहले रिलायबिलिटी टेस्ट करता हूं, अब TI को देखते हैं, TI को टर्नओवर इंटेंशन, DV को देखें, TI के कितने आइटम्स हैं, जल्दी से बताओ, 5 को ड्रैग करो आइटम्स के अंदर और ओके का बटन दबाएं, TI कितना निकला 0.802, इसकी रिलायबिलिटी चेक करें जरा, उससे फैक्टर लोडिंग चेक करें, CFA रन करें इसके ऊपर, सिर्फ ये कहां से आपने पढ़ दिया, ये वहीं से उसी के अंदर दिया हुआ है TI, आइटम्स उसके दिए हुए ना, तो ये TI ये इधर सामने ये देखा, ये मैंने ड्रैग किया, इसके वेरिएबल में आया और ओके का बटन दबाया, तो मेरे पास देखें कंपोनेंट मैट्रिक्स के अंदर कोई भी वैल्यू 0.5 से नीचे नहीं है, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी भी डिस्टर्ब, समझ रहे हैं लॉजिक, रिलायबिलिटी उस वक्त डिस्टर्ब होगी जब आपकी फैक्टर लोडिंग डिस्टर्ब हो। सर ये वैल्यू है 0.570 0.5 से ऊपर है ना, 0.5 5 से आगे 5 से नीचे होती तो हम भी, इसकी लॉजिक ये है, अगर आपके पास, अच्छा इसमें कट पॉइंट भी लोगों ने मुख्तलिफ दिए हैं, वो कहते हैं फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चनियर में बहुत ज्यादा आइटम्स हैं, तो आप अपनी कट वैल्यू 0.7 पे लेते हैं, अब कहते नहीं यार मैंने काम ही कर दिया क्वेश्चन, तो आप अपनी कट वैल्यू कहाँ लेके जाएंगे 0.7 पे, अदरवाइज जब आपके क्वेश्चन ही टोटल 4 हो तो आपने 0.7 पे नहीं ले जा सकते, आपको 0.5 पे रखना होगा एवरेज के ऊपर, ठीक है, 50% से यानी एक्सीड करे लास्ट में, क्लियर हो गया, रिलायबिलिटी टेस्ट भी हो गया और फैक्टर लोडिंग जिसे आप CFA टेस्ट कहते हैं वो भी हो गया, हमारा मीन मेजरमेंट मॉडल कंप्लीट हो गया, जिसमें डाटा स्क्रीनिंग से लेके रिलायबिलिटी और वैलिडिटी हमने कंप्लीट कर ली। अब आ जाते हैं जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस जो आपने लिटरेचर की बेस पे बनाया अपनी स्टडीज के अंदर, कि आपने कहा कि पहला आपने बनाया कि दे विल बी अ CGA यानी कैरियर ग्रोथ का, आपने कहा कि कैरियर ग्रोथ का दे विल बी अ नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव, या आप कह सकते हो कि CGA negatively influences the turnover intention, पहला, या OC
negatively influences the turnover intention. For example, Q. If the person is committed with the organization, their intention to leave the organization will be minimized. So there will be a negative relationship. How you build that hypothesis when you gone through the literature. When you gone through the literature, तो आपने इसकी बेस पे hypothesis develop किया कि OC और TI के दरमियान negative correlation है या negative relation है या negatively influence कर रहा है. CGA भी negatively influence कर रहा है कि एक CGA क्या है? Career growth progression. एक बंदे को जब ये नहीं मिलती तो वो छोड़ कर जाता है. अगर मिले तो वो छोड़कर नहीं जाएगा. तो इस तरीके से आपने hypothesis develop की और उसको आपने टेस्ट करना है. तो इसको टेस्ट करने के लिए जो दो मेन वैल्यू है, that is p value और दूसरी होती है p value. ये दो मेन इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं. p value मीन प्रोबेबिलिटी वैल्यू. क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी वैल्यू. p value जिसे कहते हैं, ठीक है. और एक होती है t value. एक होती है, आप एक काम करें, एक दफा फैक्टर लोडिंग, एक कोई वेरिएबल की रिलायबिलिटी भी चेक कर लें, उसके बाद फैक्टर लोडिंग भी चेक कर लें, ठीक है. फिर हम इसकी तरफ आते हैं. एक दफा प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा, एक वेरिएबल दो वेरिएबल की प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है. प्रोबेबिलिटी की ओवरऑल वैल्यू क्या होती है? 100% होती है. तो 95% होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल. क्या होता है? 95%. 5% में डिग्री ऑफ सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी होती है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इस रेंज के अंदर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. तो कुछ कॉन्फिडेंस इंटरवल में 99% ले जाते हैं, कुछ लोग 95% ले जाते हैं. यानी कुछ लोग 0.001 के ऊपर देखते हैं, कुछ लोग 0.05 के ऊपर देखते हैं. आप कहते हो कि 99% श्योर है कि आज बारिश होगी, मगर 1% तो चांस है ना, जो चीज ऊपर क्या बैठा है, अल्लाह बैठा है ना, वो डिसाइड करेगा होगा कि नहीं होगा. तो 1% तो चांस है, तो हम अपना हाइपोथेसिस 1% के ऊपर देख रहे होते हैं, उसकी रेंज में आता है कि नहीं आता, सैंपल फॉल करते हैं. तो ये प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू मस्ट बी लेस देन 0.05, मस्ट बी लेस देन 0.05 होगी. अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में p वैल्यू ग्रेटर हो जाए 0.05, इट्स मीन यू विल रिजेक्ट द हाइपोथेसिस. p वैल्यू लेस देन एट एनी कॉस्ट 0.05 से लेस देन होनी चाहिए. अगर ये p वैल्यू 0.05 से एक्सीड करेगी, इट्स मीन यू विल रिजेक्ट द हाइपोथेसिस. अब फॉर एग्जांपल आपके पास दो किस्म के हाइपोथेसिस हैं. एक है आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एक है आपके पास नल हाइपोथेसिस. एक में आपने कहा देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, दैट इज अल्टरनेटिव. आपने कहा देयर इज, इसका नल क्या होगा? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b. जब आप नो के बाद अल्टरनेटिव क्या होगा? देयर इज. फॉर एग्जांपल आपने डाटा कलेक्ट किया, एनालाइज करने के बाद आपने p वैल्यू कैलकुलेट की. p वैल्यू जब कैलकुलेट की तो p वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 आ गई. तो आप अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करोगे या नल को एक्सेप्ट करोगे? इसका मीन आप नल को एक्सेप्ट करोगे, अल्टरनेटिव को रिजेक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप नहीं. और अगर p वैल्यू 0.05 से नीचे आ जाए तो आप क्या करोगे? नल को रिजेक्ट और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे. तो ये थोड़ा सा माइंड क्लियर कर लें. p वैल्यू क्या होती है? अब कभी आपको किसी पेपर्स में, किसी थीसिस में p वैल्यू मिलेंगे और कहीं आपको t वैल्यू मिलेंगे. जो t वैल्यू होती है वो t डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू होते हैं. वो किसकी बेस पे निकलती है? वो p वैल्यू की बेस पे निकलती है. तो कुछ लोग p वैल्यू रिपोर्ट करते हैं, कुछ लोग t वैल्यू रिपोर्ट करते हैं. t वैल्यू क्या होती है? t डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू होती है. t डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू क्या होता है? इसमें आपको हाइपोथेसिस की टाइप्स को समझना होगा. एक होती है आपकी डायरेक्शनल, एक होती है नॉन डायरेक्शनल. डायरेक्शनल को मैं कह सकता हूं कि वन टेल हाइपोथेसिस एक साइड पे, और नॉन डायरेक्शनल को मैं टू टेल हाइपोथेसिस कह सकता हूं. ओके. इस मीन अगर वन टेल हाइपोथेसिस हो तो t वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.64. थ्रेशोल्ड क्या है? वन टेल हाइपोथेसिस में t वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.64. 1.64. और अगर टू टेल हाइपोथेसिस हो तो t वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.96. 1.96 टू टेल हाइपोथेसिस के ऊपर है, शुड बी ग्रेटर देन, वो पॉजिटिव या नेगेटिव साइड दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड.
अगर नेगेटिव कोरिलेशन हो तो नेगेटिव साइड में 1.96 से ग्रेड लो, पॉजिटिव हो जाए 1.96 हो। इसी तरह 1.64 भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड पे, ठीक है। तो टी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.64 और टू टेल में आपको क्या है 1.96। क्लियर। अब आगे आ जाते हैं कि अच्छा ये जो आपकी टी वैल्यू है, एक चीज मैं आपको मेरे पास शायद पढ़ी हो, मगर आपको फिर वो दिमाग घूमेगा उससे बेहतर है। अच्छा इसमें मैं एक चीज आपको सिखा दूं, चलो ये एक चीज सिखा देता हूँ। आपके पास फॉर एग्जांपल टी वैल्यू नहीं दी ना गिवन, आपके पास दी हुई है टी वैल्यू और मैं आपसे कहता हूँ कि पी वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या कहता हूं मैं आपको सिंपल टी वैल्यू देता हूं और आपको कहता हूं इससे पी वैल्यू कैलकुलेट करो। फॉर एग्जांपल यहां मैं लिखता हूं टी वैल्यू फार्मूला में लिखे आप भी टी वैल्यू, ये एक्सेल पे लिखना है, एक्सेल पे लिखते हैं और यहां लिखते हैं पी वैल्यू। डन। सर दोनों एक साथ लिख दो। वैसे मैं ये एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैं फार्मूला पूछ सकता हूं। टी वैल्यू से आपने क्या निकालना है, पी वैल्यू। तो आपने पी वैल्यू का फार्मूला लिखें इज इक्वल टू दबाएं इज इक्वल टू टी डिस्ट्रीब्यूशन टी डी आई एस टी लिखो, टी डी आई एस टी ऐसे फंक्शन आएगा, उसको आपने क्लिक करना है। आपने ये वाला साथ जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करना है, साथ ही आपने कॉमा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने लिखनी है 499, कॉमा वन टेल हाइपोथेसिस आपने क्लोज कर दिया। सही सर फिर बताएं। क्या हुआ, फिर आपने एक मिनट मारा। चलिए दोबारा कह रहा हूं, इज इक्वल टू टी डी आई एस टी डी डिस्ट्रीब्यूशन, साथ वाला कॉलम सेलेक्ट करें, कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम 499, कॉमा आपने टू टेल डिस्ट्रीब्यूशन यहां सेलेक्ट कर दें। नहीं आ रहा समझ? नो सर नो सर वो आ लिया डिस्प्ले। फार्मूला है फार्मूला वन टेल है या टू टेल, वो आप सेलेक्ट करो। वन लिखोगे तो वन टेल बनेगा, टू लिखोगे तो टू टेल। 499 कॉमा आगे वन प्रेस करो, आगे देखो वन टेल या टू टेल क्या है उसमें, फ्रीडम टेल लिखा हुआ हाँ तो मैंने वन टेल या टू टेल उसमें से एक इसमें सेलेक्ट करो, आपको वन टेल है या टू टेल है। इज इक्वल टू टी डी आई एस टी इज इक्वल टू टी डी आई एस टी फंक्शन, ठीक है। क्लिक करोगे, उसके साथ वाला जो आपका कोई भी कॉलम हो जिसमें वैल्यू हो उसको आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने 499 करना है, कॉमा आगे एक करोगे तो वन टेल बन जाएगा, टू करोगे तो टू टेल हाइपोथेसिस। क्लियर। आगे चले, हाँ जी नहीं अभी तो मैं कर रहा हूं 0.5 अभी कुछ नहीं, वैल्यूज अभी आनी है। चले अब देखें, मैंने क्या कहा था, इधर लिखता हूं हाइपोथेसिस, इधर आपने लिखना मैं लिख रहा हूं हाइपोथेसिस, ठीक है। मैंने कहा कि ये वन टेल है और सेकंड मैंने लिखा टू टेल है। अच्छा मैंने टी वैल्यू वन टेल की क्या बताई है, मस्ट बी ग्रेटर देन 1.64, तो मैंने कहा 1.69, तो पी वैल्यू मेरी क्या आ रही है, हाँ समझ आ रहा है।
सैंपल किया है मेरे को लगा 500 तो उसमें तो उसमें से 1 माइनस 499 है। अच्छा जी, वन टेल में देखिए मैंने 6.1.64 से एक्सीड किया, तो ये देखिए 1.64 यहाँ मैंने वैल्यू डाली 1.69, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली 0.04 जो 0.05 से लेस। तो ये टेल आप लिखिए। अब यहाँ वैल्यू में डालता हूँ 1.52 कर देता हूँ या 53, लेस देन 1.64 कर रहा हूँ, तो पी वैल्यू मेरी क्या होगी 0.05 से एक्सीड कर गई है। समझ रहे हो कि ये पी वैल्यू का जो थ्रेशोल्ड है ये पी वैल्यू से कनेक्टेड है। 1.64 का मतलब है 1.64 से एक्सीड होनी चाहिए, इसका मतलब है 1.64 से एक्सीड होगी तो पी वैल्यू 0.05 से नीचे होगी वन टेल के अंदर। अब देखें ये टू टेल मैंने हाइपोथेसिस नीचे लिखा, मैंने फार्मूला भी टू टेल का लगाया, इसमें ई वैल्यू में 1.64 लिखता हूं, ये ऊपर मैंने सेम थ्रेशोल्ड वाली सॉरी 1.64, तो इसमें वैल्यू क्या आ रही है देखिए, इसमें भी मैंने 1.64 लिखता हूं, इसमें भी 1.64 लिखता हूं, 1.64 दिमाग लगाओ। सर हमें कुछ समझ नहीं आया। सर इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाएं, थोड़ा सा इधर से इधर कम। सर एक्सेल शीट को थोड़ा बड़ा कर। मैं बता सर लेकिन टू टेल हमारे को 0.04 कुछ आ रही है। अब देखें जरा इधर है, टू टेल मैंने ऊपर लिखा ये जरा कॉलम समझे, इसको convert नहीं किया होगा ना? एक है वन टेल एक है टू आप टेल। उसको पहले वन एक्सेल टेल में की कन्वर्ट वैल्यू क्या कर होनी लो चाहिए फाइल को, 1.6 उसी को करेंगे ग्रेटर सेव एज होनी करेंगे चाहिए, तो टू टेल उसमें में क्या होनी चलेगा। चाहिए 1.96 अच्छा आगे सोचे मैंने फार्मूला लिखा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए वन टेल की आखिर आपके सामने मैंने कहा 1.64 से ग्रेटर है, यदि 1.69 आई आपकी टी वैल्यू तो प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली आप 0.05 से नीचे हो, माइंड में रखें, प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली 0.05 से नीचे हो। अच्छा अगर आपने वही सेम वैल्यू अब आपने टू टेल में लिख दी, टू टेल में क्या थ्रेशोल्ड मैंने बताया 1.99 तो 1.69 में ऊपर वाली वैल्यू इधर लिखी है, लेकिन आप यहाँ प्रोबेबिलिटी वैल्यू एक्सीड कर दी है। सर ये ना एक दफा दोबारा से करो। इसको फार्मूले को भाड़ में जाए, फार्मूला आपने नहीं सीखा, आप कॉन्सेप्ट सीखो। टी वैल्यू से पी वैल्यू, यानी आपकी पी वैल्यू 1.64 से ग्रेटर होनी चाहिए वन टेल के अंदर। अगर वन टेल में 1.64 से ग्रेटर होगी तो पी वैल्यू लेस देन 0.05। ठीक है माइंड में ये क्लियर कर। ठीक है। अगर वैल्यू टू टेल में आपकी वैल्यू 1.96 होनी चाहिए, अगर 1.96 की जगह मैंने वही वन टेल वाली लिख दी 1.64 कर, मगर आपका हाइपोथेसिस टू टेल है तो फिर भी आपका रिजल्ट, वो एक्सीड हो जाएगी उससे। क्योंकि वो 0.05 से एक्सीड करेगी। तो जब टू टेल हाइपोथेसिस आप बनाओगे तो आपकी वैल्यू टी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.96, वन टेल होगी तो 1.64, तो ये थ्रेशोल्ड माइंड रखें। आगे चलें, एसपीएसएस पे आ जाओ। एसपीएसएस पे आ जाए, अब हमने सिंपल एक ही टेस्ट रन करेंगे जिसमें कोरिलेशन भी आ जाएगा, जिसमें रिग्रेशन भी आ जाएगा। अब इसमें आप एनालाइज में आए, एनालाइज के अंदर रिग्रेशन के बाद आपने क्या करना है, क्लिक करना है लीनियर। डिपेंडेंट वेरिएबल आपको कौन से है मॉडल में, टर्नओवर इंटेंशन है टीआई, इसको ड्रैग करें डिपेंडेंट के अंदर और बाकी आप सब ड्रैग कर दें मीडिएटिंग मॉडरेटिंग को साथ मिला के इंडिपेंडेंट। डीवी को आपने डीवी में ड्रैग कर देना और बाकी को आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ड्रैग कर देना। पहले आपने सबका डायरेक्ट रिलेशनशिप मुहैया कर, पहले क्या कर रहे हैं आप